स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्राचीन भारत के सीरीज में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक काल में बिहार की स्थिति को समझा था, क्या क्या था, कहाँ कहाँ कैसे प्रश्न पूछे जा सकते, वो सभी हमने देखा था। आज के क्लास में हम महाजनपद काल देखने वाले हैं और महाजनपद काल को बुद्ध के काल के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्ध का काल हो या फिर महाजनपद काल, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले क्लास में देखा था कि वैदिक काल में क्या होता है कि वैदिक काल में धीरे धीरे क्या होता है, लोहे से संबंधित यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाती है और उससे क्या हुआ कि जैसे चाहे वैसे यहाँ पर अपने हथियार औजार बना पाए और उसी के परिणाम स्वरूप जंगलों को काटा गया, कृषि कार्य प्रारंभ हुआ और कृषि कार्य बड़े स्तर पर प्रारंभ होने के साथ ही यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अधिशेष बचने लगे और अधिशेष के परिणाम स्वरूप लोग मतलब अन्य कार्यों में भी यानी कि शिल्पी कर्म भी होने लगे, व्यापार वाणिज्य होने लगा और इन सब से आगे चलकर यहाँ पर नगर बसने लगे, नगर राज्यों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो अगर देखें तो वैदिक काल में देखें तो ऋग्वैदिक काल में देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या था, परिवार या कुल। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल था। उससे बड़ी इकाई गांव था, यानी कि परिवारों को मिलाकर गांव बनता था। फिर गांव से बड़ा विश्व होता था, यानी कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर विश्व बनता था और बहुत सारे विश्वों को मिलाकर जन का निर्माण होता था। ठीक है, देखें तो यहां पर सबसे पहले परिवार से गांव, गांव से विश्व और विश्व से यहाँ पर जन मिलता था। अगर यहाँ पर देखें, हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में परिवार सबसे छोटी इकाई, परिवारों को मिलाकर गांव निर्मित होता था, गांवों को मिलाकर विश्व निर्मित होता था और बहुत सारे विश्वों को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था, प्रशासनिक इकाई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में देखें तो उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटी परिवार ही रहता है, उसके बाद गांव, फिर विश्व और यहां पर जन की जगह पर जनपद हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ऋग्वैदिक काल में परिवार, गांव, विश्व और जन। उत्तर वैदिक काल में परिवार सबसे छोटी, फिर बहुत सारे परिवार मिलाकर गांव, गांवों को मिलाकर विश्व और विश्व को मिलाकर यहां पर जन बनने लगा, जनपद। ठीक है, और यही जनपदों को आगे चलकर अगर देखें तो बहुत सारे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण हुआ और वही काल हम यहां पर देखने वाले हैं। वैसे समय काल जब बहुत सारे जनपदों को मिलाकर एक बड़े से क्षेत्र को महाजनपद के रूप में स्थापित किया गया, उसी समय काल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। महाजनपद काल की बात करें तो सर्वप्रथम इसकी चर्चा या फिर विस्तृत चर्चा की बात करें तो विस्तृत चर्चा कहां मिलती है, अंगुत्तर निकाय में महाजनपद काल का विस्तृत जानकारी मिलता है। और देखें तो यहां पर 16 महाजनपद होते हैं, 16 महाजनपद, और उन 16 महाजनपदों में से बिहार में 3 देखने को मिलता है और उन तीनों के बारे में ही हमें पढ़ना है, देखना है। पहला लिच्छवी गणराज्य, दूसरा अंग और तीसरा मगध। ठीक है, 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद कहां, बिहार में, लिच्छवी गणराज्य, अंग और तीसरा मगध। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की बात करें तो वर्तमान में जो हमारा वैशाली मुजफ्फरपुर जिला है उन क्षेत्रों में क्या था, हमारा लिच्छवी गणराज्य था। उसकी जो बॉर्डर थी यहां तक थी, वैशाली मुजफ्फरपुर तक। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहां थी, वैशाली थी। उसके बाद अंग की बात करें तो अंग वर्तमान जो हमारा मुंगेर भागलपुर जिला है, इन सभी क्षेत्रों में अंग प्रदेश देखने को मिलता है और इसकी राजधानी जो थी वो चंपा थी। उसके बाद मगध की बात करें तो मगध वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिला है। इन सब के क्षेत्रों में मगध साम्राज्य देखने को मिलता है, मगध महाजनपद देखने को मिलता है। जिसकी राजधानी की बात करें तो उस समय काल पर गिरिवज्र या फिर राजगृह हुआ करता था। राजगृह को देखें या गिरिवज्र को देखें तो वर्तमान में ये क्या है, राजगीर इसका नाम है। तो उस समय देखें तो राजधानी कहां थी, गिरिवज्र या फिर राजगृह। आगे चलकर इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में, लिच्छवी गणराज्य, अंग और मगध।
इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब देखते हैं मगध। इन सभी 16 महाजनपदों में से मगध का यहाँ पर उत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसके बहुत सारे यहाँ पर कारण हम देखेंगे कि आखिर 16 महाजनपदों में से मगध ही एक ऐसा क्यों महाजनपद था जिसने इन सभी को अपने अधीन कर लिया। वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मगध की अगर बात करें तो मगध में मुख्य रूप से यहाँ पर हमें 7 शासक देखने हैं। 7 शासकों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा से संबंधित है। सबसे पहला तो बिंबिसार, ठीक है। मगध के उत्कर्ष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, ठीक है। मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले हम शासकों की भूमिका देख रहे हैं। और शासकों की भूमिका को देखें तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बिंबिसार, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बिंबिसार। और बिंबिसार में देखें तो इसका समय काल अगर हम देखें तो 544 से 492 ईस्वी है। 544 से 492 ईसा पूर्व इसका समय काल है। इस समय काल पर ये आता है और इसके समय काल पर देखें तो साम्राज्य का बड़े स्तर पर विस्तार देखने को मिलता है। विस्तार करने के लिए अगर इसको देखें तो एक महत्वाकांक्षी शासक था, अच्छा कूटनीतिज्ञ था, कैसे साम्राज्य को विस्तार करना है इन सब के बारे में अच्छा जानकारी रखता था। तो साम्राज्य विस्तार के लिए इसने क्या क्या किया, सबसे पहले तो इसने वैवाहिक संबंध किए। अगल बगल के जितने भी वैसे क्षेत्र जो सबसे मजबूत थे, ठीक है, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे देखें तो इसकी पहली पत्नी थी कोशला देवी, और कोशला देवी की बात करें तो ये कौशल की राजकुमारी थी, ठीक है। तो पहला इसका विवाह हुआ कोशला देवी से, जो कौशल की राजकुमारी थी, और इस विवाह के उपलक्ष्य में इसे काशी क्षेत्र दहेज के रूप में मिला। फिर से देखते हैं, पहला वैवाहिक संबंध कोशला देवी के साथ इसका विवाह होता है, जो कौशल की राजकुमारी थी, और इसके उपलक्ष्य में दहेज के रूप में इसे काशी क्षेत्र प्राप्त होता है। दूसरा बात करें, दूसरी इसकी पत्नी चेल्लना, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, और लिच्छवी की राजकुमारी होने के साथ ही अगर इससे वैवाहिक संबंध हुआ तो वैवाहिक संबंध होने के साथ ही जो लिच्छवियों के साथ संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध यहां पर हो गए, ठीक है। मैत्रीपूर्ण संबंध, कोशला देवी से शादी हुआ तो कौशल के साथ भी मैत्रीपूर्ण हो गया। उसके बाद चेल्लना से हुआ तो लिच्छवी के साथ भी इसके संबंध स्थापित हुए अच्छे। उसके बाद तीसरी पत्नी की बात करें तो पंजाब की मद्र राजकुमारी थी, ठीक है, यहां पर विवाह होता है। और इन तीनों विवाहों के माध्यम से क्या हुआ, अगर देखें तो उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा सुरक्षित कर लिया इसने इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, ठीक है। तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गए। जब ये कार्य इसका हो गया, ये सीमा सुरक्षित हो गए, तब ये अंग पर आक्रमण करता है सीमा सुरक्षा होने के बाद। और अंग पर आक्रमण करता है, उस समय शासक को देखे वहां पर तो ब्रह्मदत्त था, उसकी हत्या करता है और इसको अपने साम्राज्य में मिलाता है। उसके बाद देखें तो अवंती के शासक था प्रद्योत महासेन, इसके साथ भी इसकी हमेशा संघर्ष होती रहती थी। इन संघर्षों के माध्यम से ही आगे चलकर क्या हुआ, इन दोनों में भी मैत्री हो जाती है। तो यहाँ भी जो संघर्ष था, संघर्ष यहाँ पर समाप्ति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद गांधार के साथ भी इसके कूटनीतिक संबंध थे। तो देखें तो इसके समय काल पर बड़े स्तर पर विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें वैवाहिक संबंध और साथ ही संघर्ष भी दोनों ही देखने को मिलता है। इसके माध्यम से बिंबिसार मगध को थोड़ा बड़ा क्षेत्र बनाया, ठीक है। उसके बाद आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो इसे पितृहंता कहा जाता है। बिंबिसार को यह बंदी बनाकर इसकी हत्या कर देता है। तत्पश्चात ये क्या होता है, यहां पर शासक बनता है 492 ईसा पूर्व में। जब ये शासक बनता है तो अपनी पिता की जो साम्राज्यवादी नीति है उसको ये आगे बढ़ाता है, और उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में इसने 2 युद्ध किए। 2 युद्धों की बात करें तो पहला युद्ध इसने कहाँ किया, कौशल के शासक प्रसेनजीत के द्वारा, ठीक है, प्रसेनजीत के साथ किया। और ऐसा क्यों किया, कौशल की राजधानी, यहां पर दहेज में क्या मिला था, काशी। किसको, इसके पिता को। लेकिन इसकी पिता की मृत्यु के पश्चात प्रसेनजीत के द्वारा पुनः काशी ले लिया जाता है। इसी के संदर्भ में कौशल के शासक जो प्रसेनजीत थे उसके साथ यहां पर युद्ध करता है, और युद्ध करने के साथ ही इसको मतलब यहां पर
युद्ध करने के साथ ही इसको बाध्य करता है कि ये यहाँ पर मैत्री कर ले, ठीक है, इसकी अधीनता स्वीकार कर ले, और साथ ही यहाँ की जो राजकुमारी है जिसका अगर नाम देखें तो वजीरा था, वजीरा के साथ अजातशत्रु की यहाँ पर विवाह होती है। उसके बाद दूसरा जो इसका युद्ध देखें तो दूसरा युद्ध वज्जीगढ़ राज्य के साथ करता है। वज्जीगढ़ राज्य पर युद्ध करने के लिए क्या किया कि जो यहाँ पर गंगा, गंडक और सोन, गंगा, ठीक है, गंगा, गंडक और सोन का जो संगम स्थल है वहां पर ये सैनिक छावनी का निर्माण करता है, ठीक है। सैनिक छावनी का निर्माण कहां करता है? गंगा, गंडक और सोन के संगम स्थल पर, और वो स्थल क्या कहलाती है? पाटली ग्राम कहलाती है। कौन सा स्थल? जहां पर सैनिक छावनी का निर्माण किया गया गंगा, गंडक और सोन के संगम स्थल पर, वो संगम स्थल क्या कहलाया? पाटली ग्राम कहलाया, और वहीं आगे जाकर पाटलिपुत्र के नाम से परिवर्तित होता है और आगे चलकर ये मगध की राजधानी बनती है, ठीक है। तो वज्जीगढ़ राज्य के साथ युद्ध करने के लिए गंगा, सोन, गंडक के संगम पर सैनिक छावनी बनाया, ठीक है, और तत्पश्चात यहां पर आक्रमण किया, विजित हुआ। उसके बाद राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया। ये भी प्रश्न बहुत बार यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद देखेंगे उदयन या फिर उदयभद्र। उसके बाद जो शासक आता है उदयन या फिर उदयभद्र, जो किसका उत्तराधिकारी होता है? अजातशत्रु का। इसने सबसे पहले आते ही क्या किया? पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया, राजधानी को परिवर्तित किया। ऐसा क्यों? इन दोनों शासकों के द्वारा अगर देखा जाए तो विस्तार हो गया था। कहाँ? हमारा अगर देखें पूर्व में, उत्तर में विस्तार हो गया था, पश्चिम में भी विस्तार हुआ था। तो इन सभी के कारणों से राजधानी जो राजगृह थी, राजगृह जो था वो अब मतलब ऐसा माना जा रहा था कि उसके लिए राजधानी को परिवर्तित करके इधर लाना पड़ेगा ताकि सभी क्षेत्रों पर क्या हो सके? शासन संचालित हो सके। और इसी के उद्देश्य से पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। इसके अलावा एक और कारण भी देखा जा सकता है कि जो पाटलिपुत्र है 3 नदियों के संगमों पर स्थित है, ठीक है, 4 नदी भी कहा जा सकता है। तो ये नदियों के संगमों पर स्थित है, और जहां पर नदी होती है वहां पर संचार सुविधा आसानी से हो सकता है, यातायात हो सकता है, व्यापार वाणिज्य हो सकता है। तो इन सभी के लिए क्या था? ये एक अच्छा स्थल था, इसलिए इसने अपनी राजधानी को कहां लाया? पाटलिपुत्र लाया। जो पहले राजगृह था राजधानी पटना में, पाटलिपुत्र में लाया गया। उस समय काल अभी पटना इसका नाम नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न के रूप में यह भी पूछा गया है कि पाटलिपुत्र राजधानी कौन लाता है? तो उदयन। क्लियर है। परंतु इसके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो दुर्बल होते हैं, अयोग्य होते हैं, और प्रजा में मतलब उनके प्रति असंतोष जागृत होता है, और प्रजा के द्वारा ही इनकी सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है। अंतिम शासक की बात करें तो नागदशक होता है इनसे संबंधित। उसके बाद अगला शासक आता है यहाँ पर शिशुनाग। शिशुनाग की बात करें तो ये आते ही सबसे पहले क्या करता है? राजधानी परिवर्तन करता है। जो राजधानी पाटलिपुत्र में था वो कहाँ लेके जाता है? वैशाली लेके जाता है। इसके समय काल में भी देखें तो मगध के सीमाओं का विस्तार हुआ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवंती विजय। अवंती विजय की बात करें तो अवंती हमने यहीं पर देखा था कि बिंबिसार के समय काल पर ही अवंती के शासक जो प्रद्योत महासेन था उसके साथ हमेशा इसका संघर्ष बना रहता था। तो इसी को देखते हुए ये सबसे पहले क्या किया? अवंती को विजित किया और अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके साथ ही वत्स और कौशल राज्य पर भी इसने विजय प्राप्त की, और क्या किया? मगध की सीमाओं का विस्तार किया। उसके बाद अगला शासक आता है कालाशोक, और कालाशोक की बात करें तो यह बहुत ही कम समय काल तक रहता है, ठीक है। लेकिन इसी के समय काल पर द्वितीय बौद्ध संगति होती है। कहाँ? वैशाली में। और 344 ईसा पूर्व में महापद्मनंद के द्वारा इसको हटाकर सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया जाता है, और यहीं से नंद वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो कालाशोक तक क्लियर है। अब देखते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद की बात करें तो एक राट की उपाधि ये धारण की थी। ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय कुल का नहीं था, निम्न कुल का था, लेकिन अगर देखा जाए तो एक योग्य शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। महत्वपूर्ण इसकी दृष्टिकोण थी वो साम्राज्यवादी थी। इस दृष्टि से देखें तो ये महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलता है जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले इसने क्या किया? कलिंग विजय किया, ठीक है। उसके बाद कौशल में जो विद्रोह चल रहा था
उस विद्रोहों का भी दमन किया। ऐसा माना जाता है कि इसने उत्तरी कर्नाटक तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था, यानी कि विस्तार इसके द्वारा किया गया था। अगर देखा जाए तो मौर्य काल की स्थापना से पहले जो भी अगर साम्राज्य विस्तार देखें तो महापद्मनंद और धनानंद के द्वारा बड़े स्तर पर साम्राज्य विस्तार किया जाता है। ठीक है, तो महापद्मनंद से संबंधित एकराट की उपाधि धारण की थी, कलिंग पर विजय किया इसने, कोसल में जो विद्रोह था उसका दमन किया और इसके द्वारा ऐसा माना जाता है कि उत्तरी कर्नाटक तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और तत्पश्चात यहाँ पर आता है धनानंद, और धनानंद की बात करें तो नंद वंश का सबसे अंतिम शासक है। इसी के समयकाल पर सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, लेकिन इसको देखें तो इस समय काल पर मगध इतना मजबूत हो चुका था सैन्य दृष्टिकोण से कि जो सिकंदर के सेना थे इसी का यानी कि नंद वंश का नाम सुनकर ही जो नदी थी, नदी को पार करने से वो मना कर देते हैं, व्यास नदी पार नहीं करते हैं और वहीं से रिटर्न चले जाते हैं। तो जो इसका सिकंदर का जो विजय करने की जो उपलक्ष्य, विजय करने की भावना थी वो यहाँ पर पूर्ण नहीं हो पाती है और यहीं से वो रिटर्न चला जाता है। ठीक है, तो इस समय काल पर धनानंद के समय काल पर साम्राज्य जो था वो बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में था, परंतु इन सब के साथ ही ये बहुत ही अत्याचारी शासक था, लोगों पर अत्याचार करता था, प्रजाओं पर अत्याचार करता था। ठीक है, सबको हेय दृष्टिकोण से देखा करता था, इसलिए प्रजा में ये बहुत ही अलोकप्रिय था। और इसके समय काल में देखें तो राजनैतिक उथल पुथल इस समय हो रही थी और उसी का फायदा उठाकर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से यहां पर धनानंद की हत्या करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। धनानंद अंतिम शासक था, इसी के समय काल पर सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, परंतु उसकी सेना व्यास नदी पार करने से मना कर देती है और उसका जो अभियान है वो अपूर्ण रह जाता है। ठीक है, साम्राज्य इसके समय काल पर शक्तिशाली अवस्था में थी, साथ ही ये क्या था, एक क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था, लोगों में, प्रजा में ये अलोकप्रिय था। ठीक है, इसी के कारण स्वरूप वहां पर राजनीतिक जो भी हलचल होती है उसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। चलिए, यहां पर सारी चीजें हमने देख लिया, कैसे कैसे महाजनपद का निर्माण हुआ। ठीक है, जन, फिर जनपद और फिर महाजनपद, बहुत सारे जनपदों को मिलाकर। तो आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। अब अगले क्लास में हम मौर्य काल देखेंगे, मौर्य काल को थोड़ा सा विस्तृत में देखेंगे, कब क्या क्या हुआ। ठीक है, वो सारी चीजें इसी से संबंधित है हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इसको भी एक टॉपिक लेके आऊँगा। एक टॉपिक बौद्ध धर्म का होगा, उससे संबंधित जितनी सारी जानकारियाँ हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें, जैन धर्म से संबंधित वो सारी चीज़ें जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग के सामने मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।